नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जो नॉर्मल सर्विस मेंटेनेंस जो रहते हैं मोटरसाइकिल्स के, तो वो कैसे करने हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज हमारे पास गाड़ी आई हुई है टीवीएस की अपाचे RTR 160। अब इसमें क्या मेंटेनेंस होने वाला है या कैसे करना है आपने, मैं आज वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को। दोस्तों देखते हैं सर्विसिंग। पहली बात तो जब आप गाड़ी काम कर रहे हैं तो जितना हो सकता है अच्छा वेंटिलेशन रखना है। मेरे पास ये फ़ैन है तो मैंने इसको ऑन रखा है, एग्जॉस्ट को ऑन रखा है। इसके बाद हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसका ऑयल फिल्टर है और बॉटम में इसका ड्रेन प्लग है जिसको हमें निकालना है। लेकिन जब आप गाड़ी इसको चालू करेंगे यानी कि वार्म अप करेंगे तभी मैंने डिस्पोज़र जो है ऑयल डिस्पोज़र मैंने इंजन के नीचे सेट करके रखा हुआ है। और इसका हम ड्रेनिंग करेंगे जब ये अच्छे से वार्म हो जाएगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर आने के बाद हम इसको क्यों करना है, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल पतला हो जाता है, लेकिन इसको टाइम देना है, थोड़ा टाइम रखना है। इमीडिएटली ऑयल रिप्लेस नहीं करना, ड्रेन प्लग नहीं लगाना है। तो इसको आपको इंजन को जो है चालू करने के बाद करीबन 5 मिनट के लिए ऑन रखो। ऑप्टिमम टेम्परेचर आने के बाद इसमें 1000 ml यानी 1 लीटर का ऑयल बैठता है, लेकिन 1 लीटर का ऑयल डालना है। डिपस्टिक है यहाँ पे। और गाड़ी ठंडा होने के बाद इसको ऑयल डालना है, लेकिन ड्रेन प्लग आप उसके पहले निकाल सकते हैं गाड़ी जब गर्म है, लेकिन सावधानी बरतिए ताकि आपको हाथ को झटका ना लगे। तो ड्रेन का जो पीरियड है वो भी आपको टाइम देना है, इमीडिएटली बंद नहीं करना है जब तक आपको पूरा तसल्ली ना हो कि ऑयल निकला नहीं है। ड्रेन प्लग को निकालने के लिए ज़्यादातर यही बेस्ट है ऑप्शन कि आप इसको सॉकेट यूज़ करें, ना कि ओपन एंड और रिंग स्पैनर ना यूज़ करना। इसको एक्सटेंशन आपको लगने वाला है। जब गाड़ी गर्म होती है तब आप निकालते हैं जब ड्रेन प्लग को, तब एक तो पहली बात तो ऑयल पतला रहता है और फास्ट ड्रेन होता है और करीबन सब ऑयल निकल जाता है। लेकिन ध्यान में रखना, गाड़ी ठंडा होने के बाद ही ड्रेन प्लग को टाइट करना है, क्योंकि एल्यूमिनियम अलॉय जो है वो पहली बात तो गर्मी की वजह से एक्सपांड होता है और सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आप टाइट करेंगे ड्रेन प्लग को गर्म कंडीशंस में तो वो ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा है, यानी कि उसका जो थ्रेड्स रहते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। काला ऑयल निकल रहा है डिस्पोज़र में। कैलकुलेशन के लिए मैंने नहीं रखा है, डायरेक्टली ड्रेन ले रहा हूँ। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं एक्चुअल इंजन ऑयल कितना निकला हुआ है। अच्छे से कोल्ड होने देना, यानी कि डेड कोल्ड में गाड़ी का जो ड्रेन प्लग है वो फिट करना है और इंजन ऑयल फिल करना है। अब यहाँ पे हम ऑयल फिल्टर निकालेंगे। ऑयल फिल्टर कैप के लिए 3 जो है बोल्ट्स या स्क्रूज दिए हुए हैं, जिसमें 2 बड़े हैं और एक छोटा है। ध्यान में रखना, ऑयल फिल्टर कैप को एक टाइमिंग दिया हुआ है। ऑयल ड्रेन करते समय अच्छा रहेगा अगर आप डिपस्टिक को निकाल के रखेंगे, ताकि वैक्यूम जो है वो ना पकड़े और ऑयल जो है वो फास्ट ड्रेन हो जाए। ध्यान में रखना, जो भी चीज़ें करनी है आपको जब गाड़ी वार्म रहती है उसी टाइम कर लो, लेकिन फिटिंग मत कर लेना। फिटिंग तभी कर लेना जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाए। मैंने पर्पसली ऑयल फिल्टर कैप को पकड़ के रखा हुआ है ताकि अंदर जो स्प्रिंग है वो बोल्ट्स के ऊपर टेंशन ना दे, क्योंकि उसका सारा टेंशन जो रहता है वो थ्रेड पे चला जाता है, केस के थ्रेड पे। नहीं तो केस का थ्रेड ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ये ऐसे लग रहा है जैसे कि कभी निकाला नहीं है या कुछ एडेसिव यूज़ किया है चिपकाने के लिए। ज़्यादातर यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करना है। ये पुराना ऑयल फिल्टर है, यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करना है एडेसिव वगैरह। इसको डायरेक्टली ओरिंग जो है नया डाल के इसको फिट करना है ड्राई कंडीशन में। अच्छे से क्लीन करके लेना है एरिया को। उसके जितने भी ओरिंग्स हैं वो चेंज करने हैं। यहाँ पे ऑयल फिल्टर के लिए कंपनी ने 2 ओरिंग्स दिए हुए हैं, एक बड़ा है कैप के लिए। तो ये ओरिंग चेंज करनी है। आप देख सकते हैं ये फ्लैट हो चुकी है, स्क्वेरिश हो चुकी है राउंड से। तो इसको अप्रोप्रिएट डायमीटर के हिसाब से या OEM प्रोडक्ट के हिसाब से आपको, या OEM यानी कि ओरिजिनल ओरिंग डालनी है।
ताकि लीकेज जो है वो ना हो जाए। इसका स्प्रिंग आप देख सकते हैं, ये इसका ऑयल कैप है। ये एरिया को पूरा हमें क्लीन करना है क्योंकि ऐसे लग रहा है कि इसको एडेसिव लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं ब्लेड नहीं लगाऊंगा, स्क्रैच हो जाएगा, डेंट्स आ सकते हैं, लाइन मार्क आ सकते हैं, जिसकी वजह से लीकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे पहले क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को क्लीन करना है। मैं प्लास्टिक का पीस यूज़ करूँगा ताकि स्क्रैचेस जो है वो ना आ जाए सरफेस पे, क्योंकि इसको मिलिंग सरफेस किया हुआ रहता है। आप देख सकते हैं स्क्रैच करने की वजह से जो डेब्रीज है, जो अनवांटेड मटेरियल, वो निकल रहा है अच्छे से, और सरफेस भी क्लीन हो रहा है और सरफेस ख़राब भी नहीं हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रहती है कि आप जब काम करते हैं तो डायरेक्टली कोई मेटल टू मेटल कांटेक्ट ना करें, अवॉइड करें, जिससे आपका जो काम है एक तो बहुत अच्छा हो जाए। पूरा क्लीन करके लेना है एरिया को। और ध्यान में रखना, कभी भी कोई भी गाड़ी में ऑयल फिल्टर कभी भी ड्राई फिट नहीं करना है, नहीं तो वैक्यूम पकड़ने का चांसेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंजन जो है वो सीज़ हो सकता है अगर ऑयल पास नहीं होता है तो। ये इसका स्प्रिंग है। ये इसका ड्रेन प्लग जो है, ड्रेन प्लग को हम अच्छे से क्लीन करेंगे। अगर आपको ड्रेन प्लग के लिए नया वॉशर मिलता है, सीलिंग वॉशर, अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए टेफ्लॉन, जो प्लमर का टेफ्लॉन टेप आता है, वो यूज कर सकते हैं। अच्छे से क्लीन करके लेना है, पुराना जो भी टेफ्लॉन टेप है वो निकाल देना है। थ्रेड के डायरेक्शंस के हिसाब से टेफ्लॉन टेप को लगाना है। अगर आप गलत लगाएंगे तो जब आप ड्रेन बोर्ड टाइट करते हैं तो वो टाइम पे टेफ्लॉन टेप जो है वो निकल जाता है। सो थ्रेड के डायरेक्शन के हिसाब से इसको लगाना है, यानी कि उसके अपोजिट साइड से। ड्रेन प्लग जहाँ पे लगाना है वो भी एरिया क्लीन करके लेना है दोस्तों। कोई भी धूल मिट्टी वहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि ऑयल फिल्टर को हमेशा गीला मतलब वेट कंडीशन में ही इंस्टॉल करना है, कभी भी ड्राई कंडीशन में इंस्टॉल नहीं करना है। ड्रेन प्लग को अच्छे से क्लीन करके लेना है, जहाँ पे उसका ड्रेन होल है उसको अच्छे से क्लीन करके लेना है, पोंछ के लेना है, ताकि धूल मिट्टी जो है वो बीच में ना आए, क्योंकि लीकेज होने का चांसेस रहता है, थ्रेड ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और अगर फिटिंग ठीक से नहीं हो गया तो ऑयल जो है वो सीपेज हो सकता है। सबसे बेस्ट यही है ये गाड़ी में कि इसको ड्रेन प्लग के लिए अलग से प्लेट दिया है, तो अगर थ्रेड ख़राब भी होते हैं प्लेट के तो आप प्लेट रिप्लेस कर सकते हैं या प्लेट खोल के इसका थ्रेडिंग रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी सब गाड़ियों में ये फैसिलिटी नहीं है। इसका इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छा है और अलग है। जहाँ तक मैंने देखा है कि टीवीएस का इंजीनियरिंग बहुत ही अलग तरीके से रहता है। ये बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है कि प्लेट जो है वो सेपरेट देनी है। अच्छे से फिट करके लेना है, अच्छे से टाइट करना है। मैं हैंड टॉर्क यूज़ करूँगा, बिल्कुल भी यहाँ पे टॉर्क रेंच यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि चांसेस होता है कि थ्रेड ख़राब हो सकते हैं। तो अपना जो हैंड का टॉर्क रहता है, यानी कि टाइटनिंग रहता है, वो इनफ है। अगर आपको टॉर्क यूज़ करना है, टॉर्क रेंच, तो आप टॉर्क रेंच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मैनुअल में चेक करके। फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ कि टाइट है या नहीं। मैंने डिस्पोज़र हटा दिया है और पैन रखा था टेम्पररी। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। मैंने मेजरिंग कैन लिया है, ज़रूरी नहीं है कि मेजरिंग कैन लेना है, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं या वाटी ले सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ ऑयल फिल्टर को डुबाना है। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ इसको वेट करना है, यानी कि गीला करना है।
इसमें से जो एयर रहती है उसकी वजह से कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ऑयल पास नहीं होता है इंजन को, यानी कि क्रैंक को या हेड को, तो जिससे सीज़ होने का, इंजन सीज़ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए इसको प्री वेट कंडीशंस में ही फिट करना है। पूरा वेट करना है, पूरा पूरा डिप रखना है ऑयल फिल्टर को, ताकि ऑयल जो है वो हर जगह फ़िल्टर में घुसे, क्योंकि ये पेपर फिल्टर है, ये एक क्लॉथ का यानी कि कपड़े का फ़िल्टर नहीं है। इसको एक से दो मिनट आपको वेट करने के लिए रख देना है और इसके बाद इसका फिटमेंट करना है। लेकिन उसके पहले जैसे कि मैंने कहा ओरिंग का काम करके लेना है, क्योंकि इसको अंदर से भी ओरिंग है जो बहुत ही सेंटर में इन्होंने फिट करके रखी है, जो सीलिंग का काम करती है। तो ध्यान में रखना, जब भी आप काम करते हैं तो ये जो ओरिंग्स रहती है ये हमेशा रिप्लेस करनी है। आप देख सकते हैं छोटी सी अंदर वाली ओरिंग है, तो इसको भी नई रिंग डालनी है। कभी भी पुराने मटेरियल को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि लीकेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और प्रेशर डेवलप नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप ओरिंग चेंज नहीं करेंगे सेंटर वाली, तो दिक्कत क्या होगी कि अगर उसमें ऑयल फिल्टर पे प्रेशर नहीं रहेगा स्प्रिंग की वजह से, क्योंकि स्प्रिंग का भी एक लिमिट होता है, तो वो ओरिंग के यहाँ से ही ऑयल लीक होता है। क्योंकि इसका जो ट्रैक है ये बाहर से ऑयल अंदर में जाने वाला है, जो क्रैंक की तरफ चले जाता है और हेड की तरफ चले जाता है। तो ऐसा ना हो कि ऑयल जो है वो ऑयल फिल्टर कंपार्टमेंट में ही घूमे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। सो प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए, प्रेशर अच्छे से रखने के लिए आपको ओरिंग्स चेंज करनी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैंने हर पॉइंट को कवर नहीं किया है, लेकिन मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो मैंने ट्राई किया है कवर करने का। मैंने हर पॉइंट को कवर नहीं किया है। ऑयल फिल्टर को फिट करना है ओरिंग्स बिठाने के बाद। एक्सेसिव ऑयल मैंने निकाल लिया है और आपको ऑयल फिल्टर इसमें बिठाना है। और इसके बाद इसका कैप जो है, ऑयल फिल्टर का कैप, वो बिठाना है। तीनों स्क्रूज़ को एक साथ टाइट नहीं करने। आप देख सकते हैं इसमें एरो है, ये एरो आपको दिखता रहेगा, तो वो एरो जो है वो नीचे लाना चाहिए। तो इसका जो टाइमिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसको एरो है, तो ये एरो जो है वो डाउन साइड आना चाहिए, क्योंकि तीनों होल्स जो है एक कैप के अलग अलग आप कह सकते हैं पॉइंट पे या पोजीशन पे हैं, तो कोई भी साइड में वो नहीं बैठेगा। और कैप लगाते समय भी ध्यान में रखना है कि तीनों स्क्रूज जो है वो एक एक करके टाइट नहीं करना है, एक साथ थोड़ा थोड़ा टाइट करना है। क्यों, क्या होता है कि जैसे निकालते समय इसका जो लोड है, स्प्रिंग बेसिकली क्या करती है, कैप को बाहर ढकलती है, और कैप जो है वो बोल्ट्स को या स्क्रूज़ को टच रहता है, तो वो बोल्ट्स को बाहर खींचने का ट्राई करता है, जिससे इंटरनल थ्रेड पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। 8 mm का टी मैंने इधर यूज़ किया है, और ज़्यादातर करके यहाँ पे सॉकेट ही यूज़ करना, लेकिन छोटा वाला 1/2 इंच का वगैरह मत यूज़ करना। 3/4 है, या 3/4 से भी जो छोटा आता है मिनी किट, इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं, या टी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओपन एंड या रिंग स्पैनर मत यूज़ करना। और इक्वल टाइटनिंग करना है, ओवर टाइटनिंग नहीं करना है। छोटा टॉर्क रेंच रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो हैंड टाइट करना है। ये होने के बाद इंजन ऑयल जो है वो फिल करना है, जैसे कि मैंने कहा कि, और आपको दिखाया भी, 1 लीटर का इसकी कैपेसिटी है। तो डिस्पेंसर में हम 1 लीटर का सेटिंग कर लेते हैं पहले। मेरे पास मशीन है करके तो मैं भर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप अपना रेगुलर कन्वेंशनल जो टेक्निक है फिलअप करने का, ऑयल फिल करने का, उससे कर सकते हैं। 1 लीटर ऑयल आपको उसमें इंजन में डालना है।
ध्यान में रखना, लेकिन फ़नल यूज़ करना। अगर माउथ पीस वाला अगर है बॉटल तो अच्छी बात है। एक लीटर का कैपेसिटी यानी कि 1000 ml। इसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि कहीं लीकेजेस नहीं है ना बॉटम में, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 1000 ml था तो हमने 1000 ml भरा है। अब बारी आती है स्पार्क प्लग के मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस के लिए करने के लिए आपको स्पार्क प्लग खोलना है। अगर स्पार्क प्लग ख़राब रहेगा या ओवर यूसेज हो गया रहेगा तो उसको रिप्लेस कर दो, या नहीं है जनरली 10,000 किलोमीटर में एक बार चेंज करना चाहिए। अगर स्पार्क प्लग अच्छा है तो इसका सिर्फ मेंटेनेंस करना है और चेक करना है कि ओवर हीटिंग वगैरह तो नहीं है ना, CO लेवल्स हाई तो नहीं हो गया, यानी कि ज़्यादा तो नहीं हो गया ना आपका, यानी कि कार्बोरेटर सेटिंग जो है वो गलत तो नहीं है ना। इसमें प्लग का कलर अच्छा है तो हम रेगुलर मेंटेनेंस के हिसाब से इसको सिर्फ क्लीन करेंगे। और ये मेरे हिसाब से ऐसे लग रहा है कि ये रीसेंट चेंज है, क्योंकि इसमें ये प्लग आता नहीं है, यानी कि जो ट्विन प्रॉन्ग है वो तो नहीं आता, सिंगल प्रॉन्ग वाला आता है। कहीं पे भी ओवर हीटिंग के मार्क्स नहीं है, पॉइंट भी घिसा हुआ नहीं है, वॉर्न आउट नहीं है। तो मेंटेनेंस के हिसाब से इसको क्लीन अप करके मेरे पास मशीन जो तो ज़रूर है इसका क्लीनिंग करने का, यानी कि जो एक स्पेशल क्लीनिंग मशीन आता है स्पार्क प्लग का, तो वो तो ज़रूर है। लेकिन अगर ख़राब रहेगा तो प्लग मैं जनरली यूज़ करता हूँ, अगर नहीं रहेगा तो उसको यूज़ नहीं करता हूँ। अच्छे से क्लीन करने के बाद, स्प्रे मारने के बाद इसको एंटी सीज ग्रीस लगाना है, एंटी सीज कंपाउंड लगाना है। और ध्यान में रखना सिर्फ थ्रेड पे लगाना है, ताकि फिटिंग करते समय आसानी से हो और नेक्स्ट टाइम आपको जब स्पार्क प्लग निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा, सीज नहीं होता है। नहीं तो बहुत बार देखा गया है कि प्लग जो है वो थ्रेड में अटक के बैठा रहता है और जब आपका प्लग खोलने का टाइम आता है तो प्लग टूट जाता है वहाँ पे। तो ध्यान में रखना, अगर आप एंटी सीज कंपाउंड यूज़ करेंगे, ये निकल बेस्ड है। अगर कॉपर बेस यूज़ करना है तो आप कॉपर बेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो एंटी सीज कंपाउंड लगाने के बाद वापस इसको रिफिट करना है और फिर एज़ यूजुअल स्पार्क प्लग केबल में जो कनेक्शन है प्लग के कैप के साथ केबल का और प्लग कैप का प्लग के साथ, वहाँ पे अप्लाई करना है आपको डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस। और हमेशा याद रखना, स्पार्क प्लग मेंटेनेंस में भले आप स्पार्क प्लग नया भी बिठाते हैं या पुराना लगा रहे हैं, तो वो टाइम पे हर टाइम आपको एंटी सीज जो कंपाउंड है और डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस जो है वो अप्लाई करना ही करना है। इससे पहली बात तो ये बात होती है कि प्लग जैम नहीं होता थ्रेड में, और दूसरी बात डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस से अंदर पानी नहीं जाता, डिपोजिशन नहीं जाता, मतलब तैयार नहीं होता। और ज़्यादातर करके देखा गया है कि हम जब गाड़ी को वॉश करते हैं तो गाड़ी चालू नहीं होती वहाँ पे, तो डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस जो है वो पानी को अंदर आने नहीं देता, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, यानी कि मॉइस्चर को या पानी को कांटेक्ट से पानी का कांटेक्ट प्लग के पॉइंट से दूर रखता है। इसके लिए डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वायर का फ्रंट पॉइंट अगर ख़राब हो गया रहेगा तो उसको सीधा काट देना एटलीस्ट एक 5 mm तक,
और फिर उसको कैप लगाना है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही आप थ्रेड करते हैं प्लग कैप को, तो अंदर की वायर्स जो रहती है वो टूट जाती है या एक्सपांड हो जाता है। और पेस्टिंग ज़्यादा नहीं करना है, यानी कि अप्लाई जो है वो एक लिमिट में रखना है, वो ओवर यूसेज नहीं करना है। पानी से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती है, तो इसको अवॉइड करने के लिए उसका सल्यूशन हमेशा रहता है जो हमें मालूम नहीं रहता है। इसके लिए हमें काफ़ी सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। बहुत बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो रहते हैं वो उड़ते हैं। कोई स्पैचुला आप यूज़ कर सकते हैं, या जो ये मैं अभी बटर नाइफ़ यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर सकते हैं, या आपको अगर चाहिए तो जो कुल्फ़ी की जो ये डंडी रहती है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी यूज़ करना है बिना मेटल का, सॉफ्ट यूज़ करना है या नॉन कंडक्टिव मटेरियल को यूज़ करना है, यानी कि आपका जो प्लास्टिक है या लकड़ी है तो उससे यूज़ करना है, जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। अब अगला पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल रिलेटेड होता है, जहाँ पे हम ज़्यादातर करके इग्नोर करते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, काफ़ी सारे बाइक्स जो है वो डीसी ओरिएंटेड रहते हैं, यानी कि बैटरी ओरिएंटेड रहते हैं, तो इसकी देखभाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। कई बार इसे इग्नोर किया जाता है, तो इससे काफ़ी सारे जब राइडर रास्ते पे रहता है तो दिक्कतें आती है। तो ये बैटरी है, ये इसके ओपन टर्मिनल जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे अभी टेप लगाया हुआ है, तो टेप इसके लिए लगाया था कि शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे काम आपका नहीं होने वाला है। ओपन टर्मिनल्स कभी रखना नहीं है। बैटरी का जो ओपन टर्मिनल्स है उसको हमेशा क्लोज़ रखना है। तो इसको हमें अब कवर चाहिए, जो इसमें नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ क्रिएटिव वर्क किया जाए, जिससे हमारा काफ़ी अच्छा एक पॉइंट मिल जाता है उसको सेफ़ रखने के लिए, बैटरी को सेफ़ रखने के लिए और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं दिखा देता हूँ। पहली बात तो ये ड्राई है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर टर्मिनल्स जो है वो काफ़ी ड्राई हैं। तो ड्राई टर्मिनल्स जो है, यानी कि ओपन टर्मिनल्स जो है, रादर देन ड्राई कहने से तो अच्छा ओपन टर्मिनल्स, इसके ऊपर ना जेल लगाया हुआ है ना बीटीपी यानी कि बैटरी टर्मिनल प्रोटेक्शंस नहीं मारा हुआ है। तो ये केमिकल है, ये केमिकल को आपको स्प्रे करना है, जिससे ये टर्मिनल्स जो है वो कवर हो जाते हैं, यानी कि इसके ऊपर एक लेयर आ जाता है, जिससे ये वेदर के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, जिससे इसके ऊपर केमिकल यानी कि इसके ऊपर जो पानी वगैरह या जो भी वेदर का रिएक्शन रहता है वो नहीं होता है, और इसके ऊपर डिपोजिशन नहीं आता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि पहली बात तो इसको हमेशा बीटीपी मारना है, या जो वैसलीन कन्वेंशनल जो टाइप था इसको वैसलीन लगाते थे, तो आप वैसलीन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेसी जॉब नहीं करना है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा ग्रीसी काम नहीं करना है, तो बेस्ट यही है कि उसके ऊपर स्प्रे मार दीजिए, ताकि उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके ऊपर बनाने वाले हैं एक कवर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ऐसे क्या काम किया था। एक ऐसे ही मैंने सोचा कि क्रिएटिव वर्क हो जाए और अच्छा भी काम दिखेगा, और इससे काफ़ी सारा जो नुकसान है वो बच सकता है। इसके लिए मैंने सोचा कि इसको एक कवर बनाया जाए। बीटीपी जो है, यानी कि बैटरी टर्मिनल प्रोटेक्शन जो है, वो काफ़ी सारे कंपनियां बनाते हैं, तो आप ख़रीद सकते हैं मार्केट से। तो दोस्तों मैं अभी बैटरी कवर बनाने वाला हूँ। इसका डिमेंशंस मैंने लिया हुआ है, और ये फोम बोर्ड है। फोम बोर्ड जो है काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है या मटेरियल है, जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, ज़्यादातर करके जो साइन बोर्ड बनाते हैं, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल है, लाइट वेट है, तो इसको कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसे कि मैंने दिखाया हुआ था अभी जस्ट मैंने डिमेंशंस कैसे लिए, तो आपको इसका लेंथ और विड्थ, जो डिज़ायर विड्थ है वो आपको कैलकुलेट करके लेना है।
बहुत ही इजी वे से ये कटता है, नॉर्मल कटर से, पेपर कटर से जो है, लेकिन ब्लेड वाला, ना कि ब्लंट वाला। तो ब्लेड वाला कटर से आप इजीली काट सकते हैं। और इसको मैंने एक स्पेशल फेविक्विक यूज़ किया हुआ है जिससे उसको चिपकाया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने इसमें कैसे किया है। डिमेंशंस मैंने जो लेंथ है बैटरी का वो ले लिया है, उसके हिसाब से इसको मैं काट रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसे किया है करके आपको करना चाहिए। आप, इसका मेन एम यही है कि टर्मिनल्स जो है वो ओपन नहीं रखने हैं, ताकि शॉर्ट सर्किट जो है वो ना हो। क्योंकि ओपन टर्मिनल्स में कभी भी कोई भी वायर टच हो सकती है, मेटल पार्ट टच हो सकता है, तो जिससे काफ़ी सारा बड़ा नुकसान या हादसा हो सकता है।
तो दोस्तों देखा आपने कि मैंने किस तरह से इसका जो कवर है वो बनाया हुआ है। थोड़ा सा क्रिएटिविटी में सोचा कर लूँ तो ये मैंने बना दिया। अब इसको हम टेस्टिंग करते हैं, जो हमने बनाया वो ठीक से बैठ रहा है या नहीं वो देखेंगे। इसको मैंने छोटा सा कट रखा है, आपने देखा था, क्योंकि वहाँ पे एक बोल्ट बीच में आ रहा है। सबसे बेस्ट यही होता है फोम बोर्ड का कि ये अच्छी तरह से कटता है और आराम से आप काट सकते हैं इसको। एनीवेज़ इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने बिठा दिया है, क्योंकि मैंने इसको और कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं बनाया, क्योंकि इसके ऊपर अपना जो पैनल होता है बैटरी का तो हम बिठाते हैं तो इसकी वजह से वो गिरने नहीं वाला है। इसके लिए मैंने सिर्फ इसको टर्मिनल कवर बिठा दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप डुअल टेप से आप इसको चिपका सकते हैं। खैर मैंने तो नहीं किया, मैंने सोचा था लेकिन उसको मैंने नहीं किया, क्योंकि पैनल जो आने वाला है तो मैं ऐसे ट्राई कर रहा था कि कुछ हिंजेस के जैसा इसको लगाऊं, लेकिन सोचा कॉम्प्लेक्स हो सकता है तो ज़रूरत भी नहीं है। ओवर प्रोटेक्टिवनेस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। सो इस तरीके से इसका कवर मैंने बना दिया। आप चाहिए तो कुछ और मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि वो अच्छे से फिट हो जाए, ताकि पैनल आपका जो है वो लगे। फिटिंग करते समय वो तकलीफ़ नहीं होना चाहिए तो आपको टेस्ट करके देखना चाहिए, जैसे कि मैं अभी लगा के देख रहा हूँ कि वो कवर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। बहुत अच्छी तरह ये फिट हो गया है, इसका मतलब अंदर से उसको कोई भी तकलीफ़ नहीं है कवर, अंदर की कवर की वजह से। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने इसका कवर बनाया। तो अगला पॉइंट है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आपको सोचना है। तो अगला पॉइंट है इसका फ्रंट ब्रेक कैलिपर जो है उसका रिपेयरिंग, यानी कि उसका ग्रीसिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादातर करके इसको इग्नोर किया जाता है, जिसकी वजह से आपको कैलिपर चेंज करना पड़ता है। तो इसके पैड्स के जो पिन्स है वो निकालने हैं, जो कैलिपर फाउंडेशन के बोल्ट से वो निकालने हैं जो फोक पे फिटिंग किए हुए हैं। अच्छे से याद भी रखना है, अगर आपको लगता है कि आप भूलने वाले हैं तो बेस्ट यही है कि इसको रिकॉर्ड कीजिए। फोक जो पैड पिन्स है उसके ऊपर एक कवर आता है स्लॉट हेड का, तो उसको भी निकालना है पहले। कुछ स्पेसिफ़िक टूल्स है जो आपको यूज़ करने पड़ने वाले हैं। कई सारे बाइक्स में अलग अलग यहाँ पे फास्टनर्स रहते हैं, कहीं एलन बोल्ट्स रहते हैं, कहीं स्लॉटेड रहते हैं, कहीं हेक्सागोनल रह सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है सबको कॉमन रहेगा। और कुछ कैलिपर्स फिक्स टाइप रहते हैं, कुछ फ्लोटिंग टाइप रहते हैं, कुछ फ्लोटिंग विथ यानी कि इसको टू, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे 2 पिन्स है। तो कुछ कैलिपर्स में सिंगल पिन रहता है। तो बहुत सारे तरीके जो है, मतलब अलग अलग टाइप्स के कैलिपर्स आते हैं। तो आपको इसके बारे में मालूम रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो ऐसे ना हो कि आप भूल रहे हैं, हो सकता है भूल भी सकते हैं। तो बेस्ट यही सल्यूशन है कि आप अपना काम खुद ही रिकॉर्ड कीजिए, ताकि आपको कुछ अगर दिक्कत आती है तो आप इसको वापस रेक्टिफाई कर सकते हैं आराम से और फास्ट। कभी कभी हम काम करते हैं बिना मैनुअल्स का, तो और हर ऐसे ज़रूरी भी नहीं है कि सब मैनुअल्स में इसका डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा। कैलिपर्स के फाउंडेशन को मैंने जो बोल्ट्स है वो बाद में निकाले। इसको 3 वॉशर्स दिए हुए हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये मेरे हिसाब से नॉन स्टैंडर्ड है। यहाँ पे सिंगल वॉशर और बोल्ट का लेंथ शायद से, मतलब सिंगल वॉशर रहना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली जो बोल्ट्स हैं वो आफ्टर मार्केट है तो लंबे मिले रहेंगे, तो इसकी वजह से वॉशर्स डाल के इसको फिटिंग किया गया है। इसकी ये गाड़ी की और एक बार सर्विसिंग, मतलब जो अभी जो है ये पार्शियल सर्विसिंग है, और एक बार इसकी सर्विसिंग करनी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें इसमें चेंजेस करनी ज़रूरी है। ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है जो आप देख रहे हैं, अभी मैं कैलिपर नहीं निकालने के लिए मतलब तकलीफ़ हो रही मुझे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि
इसका जो डिस्क है इसका थिकनेस कम हो चुका है, वॉर्न आउट हो चुकी है सेंटर में। और डिस्क हमेशा ऐसे जगह पे वॉर्न आउट होती है जहाँ पे सिर्फ घिसाई होती है, उसके एज में कभी होती नहीं है। उसकी वजह से ये कैलिपर्स जो है वो ठीक से नहीं निकलते। तो ये भी चीज़ हमें बाद में करनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट आपको सभी काम करने के लिए परमिशन दे। काफ़ी अटका हुआ है, ये सब स्लॉट्स की वजह से होता है, ग्रूविंग की वजह से होता है। आप देख सकते हैं इसके पैड्स हार्ड है और पतले भी हो चुके हैं। कैलिपर होज का जो फाउंडेशन है उसको पाइप को वहाँ से डिसलोकेट करके लेना है। अब इसमें से सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यही होती है कि जब आप सर्विसिंग करते हैं तो कैलिपर के तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है और ये जो फाउंडेशन है वो कैलिपर में जैम हो जाता है। फाउंडेशन जैम है तो इसको हमें डायरेक्टली फोक से ही निकालना पड़ेगा। रादर मैं फोक से ही निकालने वाला हूँ क्योंकि इसका ग्रीसिंग भी करना पड़ने वाला है। क्योंकि इसमें एक इशू ऐसा है कि ये जो गाड़ी है मोर ऑफ अ कोस्टल एरिया में यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें रस्टी हो चुकी है। इसको पिस्टन एक्सपेंडर टूल कहते हैं। जो पिस्टन कैलिपर से बाहर आता है इसको अंदर वापस प्रेस करना है। तो मैं वापस इसको प्रेस कर रहा हूँ अंदर। ये स्पेशल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन टूल परफेक्ट रहना चाहिए, वही बात इंपॉर्टेंट है। यानी कि छोटा सी क्लैम्प भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन प्लायर से कभी मत करना, या मंकी प्लायर जो आता है उससे कभी मत करना अगर आपको उसका यूज़ कैसे करना है मालूम नहीं है। तो अभी इसमें एक दिक्कत होने वाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑयल ब्रेक फ्लूइड को कभी भी आपने टॉपअप नहीं करना है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप नया पैड इसमें इंस्टॉल करते हैं और जितना ब्रेक फ्लूइड का क्वांटिटी रिजर्वायर में रहता है उतना ही रखना है। आप देख सकते हैं ऊपर से गिर गया है। ये फेंडर नया डालने वाला हूँ क्योंकि ये टूटा हुआ है। तो ये ब्रेक फ्लूइड गिर गया है नीचे, यानी कि बाहर आ चुका है। क्यों आ चुका है? तो फ्लूइड इसकी वजह से आता है कि जब भी आप पिस्टन रिटर्न भेजते हैं तो रिजर्वायर में जो आपने एक्सेसिव टॉपअप करने के लिए फ्लूइड जो डाला हुआ रहता है वो बाहर आता है। इसके लिए फ्लूइड को कभी भी टॉपअप करना नहीं है। जब फ्लूइड का लेवल कम होता है तो समझ लेना है कि आपके ब्रेक पैड्स जो है वो घिस गए हैं। हमेशा याद रखना, ब्रेक पैड्स घिस गए हैं वो उसको इंडिकेशन रहता है, ये इंडिकेटर है। तो पैड्स जब घिसते हैं तो पिस्टन उतना बाहर आता है और ब्रेक फ्लूइड नीचे आता है, यानी कि बाहर आता है नीचे से। तो आपको लगता है कि ब्रेक फ्लूइड कम है तो डाल दो। तो ब्रेक फ्लूइड डालने के बाद क्या होता है कि वो आप जब भी वापस नया ब्रेक पैड्स बिठाते हैं तो आपको पिस्टन तो अंदर दबाना है, तो फिर फ्लूइड बाहर आता है। अब इसमें पहले जो कैलिपर का फाउंडेशन है उसका काम करना है, इसके बाद इसके बाकी के पुर्जे चेंज होने वाले हैं। तो ध्यान में रखना, ब्रेक फ्लूइड कभी भी टॉपअप करना नहीं है। जब आपको लेवल कम दिखती है तो समझ लेना वो इंडिकेटर है, आपके ब्रेक पैड्स चेंज करने हैं। जैसे ही आप ब्रेक पैड चेंज करेंगे, पिस्टन अंदर दबाएंगे तो फ्लूइड लेवल जो रहती है वो रिटर्न आ जाती है और उससे आपका काम हो जाता है। और हर चीज़ में, यानी कि हर टाइम आप जब भी सर्विसिंग करते हैं तो हर टाइम आपको इसको चेंज करना है, ब्रेक फ्लूइड का रिप्लेसमेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी हम कैलिपर ग्रीस डालने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कैलिपर ग्रीस नहीं डालेंगे तो रस्ट की वजह से फाउंडेशन जो है वो अटक जाता है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम एलॉय रहता है। अब एलॉय में मेटल अगर अटक गया, यानी कि स्टील अटक गया, तो रस्ट और डिपोजिशन का दोनों का जो मिक्सचर है उसकी वजह से जैम हो जाता है और ब्रेक कैलिपर फेल होता है और उसी वजह से ब्रेक जो है वो फेल हो जाता है। तो इसमें अभी आपको इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इसमें कैलिपर ग्रीसिंग करना है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैलिपर के लिए जो ग्रीस आता है वो स्पेशल रहता है। कोई भी ग्रीस आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो रबर प्रोडक्ट इसमें दिया हुआ है वो मतलब पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको कंपैटिबल नहीं है, जिसकी वजह से ख़राब हो सकते हैं और ख़राब होते ही है इन्फ्लेट होते हैं और फिर आपका कैलिपर जो है वो ख़राब होने का चांसेस और भी बढ़ जाता है। इसके बाद हर चीज़ को क्लीन करके लेना है, लेकिन पानी से नहीं या पेट्रोल से तो बिल्कुल भी नहीं। इसको अच्छे से एयर वॉश करके लेना है। अंदर से जो भी डेब्रिज रहेंगे उसको डस्टिंग करके लेना है, पूरा क्लीन करके लेना है।
पानी से आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑयल से तो बिल्कुल नहीं। इस तरीके से इंजेक्शन जो है, इंजेक्ट करना है, ग्रीस जो है वो इंजेक्ट करना है। ये स्पेशल ग्रीस है दोस्तों, ये कोई नॉर्मल ग्रीस नहीं है, ये अलग ग्रीस आता है, मार्केट में आपको मिल जाएगा कैलिपर के लिए स्पेशल ग्रीस। इसको बिल्कुल भी पेट्रोल से या केरोसिन से या डीजल से नहीं धोना है। बहुत बार ऐसे हो चुका है कि डीजल से धोया गया है या केरोसिन से धोया गया है, जिस चक्कर में सब मटेरियल ख़राब हो जाता है और भारी नुकसान सहन करना पड़ता है। जब ग्रीसिंग आपका हो जाता है अच्छी से, फिर कैलिपर का जो फाउंडेशन है वो ठीक से फिट कर देना है। सॉरी मेरा जो डायरेक्शन है थोड़ा सा गलत जगह पे लगाया था, क्योंकि ये एंगल मुझे और जगह से मिल नहीं रहा था, क्योंकि मेरा जगह थोड़ा सा छोटा है। फिर मैंने ट्राई किया है मैक्सिमम आपको एंगल से दिखाने का। एनीवेज अभी जस्ट उसको मैं प्रेस कर रहा हूँ जो फाउंडेशन है कैलिपर में, क्योंकि ग्रीस की वजह से थोड़ा वैक्यूम पकड़ लिया है। तो आपको सिर्फ उसको प्रेस करना है हाथ से। इनफैक्ट दूसरे कैलिपर के टाइम पे आपको अच्छे से दिखा दूंगा मैं। ये सब छोटी छोटी जो बातें रहती है ये बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, इसी से आपके स्पेयर पार्ट का लाइफ बढ़ने वाला है। ये है इसके नए ब्रेक पैड्स। ब्रेक पैड्स डालने के बाद इसके जो पिन्स हैं वो लगाने हैं, लेकिन पिन्स लगाते समय एंटी सीज लगाना ज़रूर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत टाइम देखा गया है कि ये जो दोनों पिन्स रहते हैं ये सीज हो जाते हैं कैलिपर में, और फिर निकालने के लिए आपको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि गाड़ी भी डिलीवरी करने की रहती है। तो बेस्ट यही है कि इसको एंटी सीज लगा के फिर फिटिंग करना, ताकि आप देख सकते हैं काफ़ी ड्राई है। इसको ड्रिल से ही निकालना पड़ता है, या कभी वेल्डिंग करवा के, टी वेल्डिंग करवा के फिर आपको निकालना पड़ता है, फिर वो डैमेज होता है, काफ़ी सारा बखेड़ा बढ़ जाता है। तो बेस्ट यही है कि एक छोटा सा काम कि जस्ट उसको एंटी सीज लगाना है। दोनों पैड्स को आपको रिटेनर स्प्रिंग पे टेंशन देके पकड़ना है, और उसके बाद ही आपको दोनों पिन्स को टाइट करना है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि इसको लॉकिंग सिस्टम नहीं है या एक पैड को, तो इसके लिए वो गिरने का चांसेस रहता है। इसको अभी सिर्फ आपको सिर्फ टाइट करना है, मतलब हैंड टाइट ही करना है, ज़्यादा मत करना, क्योंकि आप जब कैलिपर हाथ में होता है वो टाइम पे आप टाइट नहीं कर सकते, क्योंकि कैलिपर आप पकड़ नहीं सकते ठीक से। तो उसके लिए सिस्टम बेस्ट वे यही है कि पूरे यूनिट को फोर्क के ऊपर पहले टाइट कर लेना, और उसके बाद कैलिपर ये जो पैड के पिन्स रहते हैं वो टाइट करने हैं। बस मैं अभी यहाँ पे रुकने वाला हूँ, क्योंकि इसका आगे का थोड़ा सा काम हो सकता है करना पड़े। बट ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि कैलिपर ग्रीसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कभी छोड़ना मत, क्योंकि ये फोक्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या वो मुझे चेक करने हैं। इसके बाद ही मैं कैलिपर फिट करने वाला हूँ। तो अभी मैं इसका जो मेन काम था यानी कि कैलिपर सर्विसिंग का, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका जो एयर फिल्टर साइड है, तो इसका एयर फिल्टर कैसे क्लीन करना है। कुछ एयर फिल्टर्स पेपर फिल्टर आते हैं, कुछ एयर फिल्टर्स कॉटन क्लॉथ आते हैं, कुछ फिल्टर्स आपने देखा रहेगा कि स्पंज टाइप आते हैं। तो हर एक फ़िल्टर का साफ़ करने का तरीका अलग है। इसको स्पंज फ़िल्टर आता है, तो स्पंज फ़िल्टर क्लीन करने का तरीका अलग है। बिल्कुल भी पेट्रोल से मत करना या डीजल से मत करना। एयर फिल्टर कवर को निकालना है। ऑफ कोर्स सीवी कार्बोरेटर होने की वजह से भले कोई भी कार्बोरेटर खैर रहने दो, लेकिन पहले के जैसे आपको क्लीनिंग करने का ज़रूरत नहीं है। पहले जो कार्बोरेटर्स में आप खोल के ओपन करके पूरे फिर उसको क्लीनिंग करते थे, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब सबसे बेस्ट यही है कि इसको कार्बोरेटर का स्प्रे यूज़ करना है। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। ये इसका फ़िल्टर यूनिट है। फ़िल्टर यूनिट में
जो मेन रहता है वो स्पंज रहता है। इसके दोनों स्पंज के डेंसिटीज़ अलग रहते हैं। इसका क्लीनिंग करने का तरीका अलग है, सबसे बेस्ट है, आसान है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका मेंटेन करने का तरीका ही अलग है। ये सिर्फ टीवीएस में नहीं, तो जिन गाड़ियों में एयर फिल्टर फोम बेस्ड है उनका क्लीनिंग करने का टाइप अलग रहता है। तो पहले हम कार्बोरेटर क्लीन करके लेते हैं। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है जो बुलेट के ऊपर मैंने की है। तो आपका इसका जो तरीका है क्लीनिंग का वो सेम है। गाड़ी को स्टार्ट करना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक लाना है। इसका ट्यूनिंग भी सेम है। इसको 3 फुल टन्स या 6 हाफ टन्स में ट्यून अप करना है। तो पहले ऑप्टिमम टेम्परेचर तक गाड़ी को लेके आना है। ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि वार्म। ठंडे में कभी ये दोनों काम करने नहीं है। इसका ट्यूनिंग ना ठंडे में करना है, ना क्लीनिंग ठंडे में करना है। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही इसको सेट करना है और क्लीन करना है। अब बिना एयर फिल्टर का होने की वजह से इसके जो CFMs रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। हर गाड़ी का ऐसे ही है, क्योंकि CFMs जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारा टर्बुलेंस आता है बिना एयर फिल्टर का, तो इसका साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि गाड़ी जो है वो फ्लटरिंग करने लगती है। लेकिन ये टेम्पररी है, कि जैसे ही सब कुछ फिट हो जाएगा तो ये नॉर्मल हो जाएगी। कार्बोरेटर क्लीनर यूज़ करेंगे। आपके पास जो कार्बोरेटर क्लीनर है आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लेना चाहिए, बट मैं यही यूज़ करता हूँ कंपनी का, क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी है। कार्बोरेटर क्लीन करने के बाद अब टाइम आता है इसका ट्यूनिंग का, कार्बोरेटर ट्यूनिंग का। तो गाड़ी का टेम्परेचर अच्छा रहना चाहिए। आइडलिंग सेटिंग जो है वो अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं, जब तक आपका CO सेटिंग नहीं होता। इसको CO सेटिंग भी कहते हैं, या AFR भी कहते हैं, या कार्ब ट्यूनिंग भी कहते हैं। 3 फुल टर्न्स आपको टर्न करना है या 6 हाफ टर्न्स, ध्यान में रखना, 3 फुल टर्न्स या 6 हाफ टन्स। अब ये गर्म कंडीशन में, यानी कि इंजन जब गर्म रहता है वो कंडीशन में, इंजन जब ऑन रहता है वो कंडीशन में आप कर सकते हैं या करना चाहिए, ताकि आपको आइडल ठीक से मिले। 3 टन्स मैंने सेटिंग किया हुआ है। आपको अगर गाड़ी ऑफ कंडीशन में भी करना है तो आपको ये सेटिंग रख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये सेटिंग जो है ये बेंचमार्क कहते हैं इसे, बेंचमार्किंग। यानी कि काफ़ी सारे कार्बोरेटर्स के साथ जब हम काम करते हैं तो काफ़ी सारे कार्बोरेटर्स को, या CV कार्बोरेटर में ज़्यादातर करके ये जो सेटिंग है CV कार्बोरेटर के लिए है, तो ये टेस्टेड रहता है। इसी के लिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 3 सेटिंग यानी 3 टन्स जो है वो परफेक्ट है। कई सवाल आते हैं कि 3 टन्स आप कोल्ड इंजन में या ठंडे इंजन में या ऑफ कंडीशन में आप कैसे सेट कर सकते हैं, तो ये इसको कहते हैं बेंचमार्किंग। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए इंजन ऑन रहना ही चाहिए, क्योंकि इसका टेस्टिंग मैंने काफ़ी किया हुआ है, इसी के लिए मैं ये नंबर पे आया हूँ। अब इसका जो आइडल सेटिंग है वो मैं करने वाला हूँ। डिजिटल RPM जो है वो मेरे पास है। अब कार्बोरेटर का ट्यूनिंग का जो सेटिंग का जो स्क्रू है वो लेफ़्ट हैंड साइड से है और इसका स्पार्क प्लग राइट हैंड साइड से है। तो मैं RF कंट्रोल, यानी कि इसका जो
आरपीएम कैच करने का जो सिस्टम है 2 टाइप का है, एक वायर बेस है और एक रिमोटली है। तो मैं रिमोटली तो भी नहीं लूँगा, तो मैं वायर बेस लूँगा ताकि कैमरा पे मैं दोनों चीज़ें दिखा सकता हूँ। तो मुझे सेटिंग करनी है करीबन 1100 से 1500 के बीच में। तो 1200 भी हो सकता है, आपको 1300 भी रख सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है तो आप आइडल सेटिंग नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि अगर आप ठंडे इंजन में अगर आप आइडल सेटिंग करने जाएंगे तो आरपीएम जो है वो गलत आता है, क्योंकि गर्म कंडीशंस में आरपीएम वो बढ़ने का चांसेस रहता है या एकदम से कम होने का चांसेस रहता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि ठंडे इंजन में काफ़ी सारा अंदर मॉइस्चर रहता है चेंबर में, इसके लिए आप आरपीएम बढ़ा देते हैं ठंडे इंजन में, और बाद में क्या हो जाता है कि जैसे ही गाड़ी गर्म हो जाती है तो वो और भी बढ़ता है। इसके लिए आपको हमेशा गर्म कंडीशंस में ही, जब आपका इंजन जो है वो अच्छे से गर्म हो, तो उसी टाइम पे आपको आइडल सेटिंग करना है। और बेस्ट यही है कि आप डिजिटल जो आरपीएम मीटर है, टैकोमीटर जो है, उसी को यूज़ करना। एनालॉग जो कंपनी ने दिया हुआ है बाइक में, उसको यूज़ मत करना, क्योंकि वो परफेक्ट आपको रीडिंग नहीं देगा। वो टेंटेटिव रीडिंग रहता है, ये डिजिटल रहता है तो 4 डिजिट्स में आएगा। वहाँ पे आपको सिर्फ 3000, 1000 या डायरेक्टली 2500 3000 ऐसे नंबर देगा। तो बीच का नंबर आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आरपीएम जो है वो टैकोमीटर यूज़ करके ही यूज़ करना है, और गर्म कंडीशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्यूनिंग भले आपका, अगर जैसे कि मैंने बेंचमार्किंग किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली 3 पे आ सकता हूँ बिना गर्म कंडीशंस में, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आरपीएम 101% इसका जो आइडल सेटिंग है वो मैं 100% इंजन जब गर्म रहता है तभी करता हूँ। देखिए दोस्तों, हर कंपनी एक बेंचमार्किंग देती है, तो उसके हिसाब से ही हम सेटिंग करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं एयर फिल्टर कैसा साफ़ करना है। तो ये लिक्विड जो है, लिक्विड सोप, वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे लगता है, हमेशा मैं यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट हाथ धोने के लिए या स्पंज फिल्टर जो वॉश करना है उसके लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ये मैं सोप यूज़ करता हूँ। तो लिक्विड सोप यूज़ करना है, पाउडर बेस सोप जो है वो यूज़ नहीं करना है, नहीं तो उसके ग्रैन्यूल्स जो है, उसके जो दाने रहते हैं वो अटकने के चांसेस रहते हैं स्पंज में, तो वो मत करना। अच्छे से मिक्स कर लेना सोप को, लिक्विड सोप को। आप दूसरा कोई भी साबुन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं, लेकिन इसका की पॉइंट यही है कि इसको लिक्विड सोप से ही वॉश करना है। इसको अच्छे से इसमें जो पानी है, सोप वाटर जो है, अच्छे से फोम या फ्रॉथ लाके फिर ही इसको वॉश करना है। पानी से कुछ नहीं होने वाला है, यानी कि इंजन में अगर गया भी तो भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इसको अच्छे से हम ड्राई भी करने वाले हैं। आपको नेचुरल ड्राई करना है तो आप रख सकते हैं धूप में, या आर्टिफिशियल ड्राई करना है तब आप हाई प्रेशर कंप्रेस्ड एयर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई प्रेशर एयर यूज़ करते समय आपको ध्यान देना है कि जो नोज़ल है वो बहुत ज़्यादा पास में नहीं जाना चाहिए स्पंज के, अदरवाइज़ स्पंज जो है वो फट सकता है। सो वो ध्यान से करना है, या प्रेशर आपके हाथ में से आपको कंट्रोल करना है, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छे से इसको साफ़ करके लेना है सोप वाटर में। इसको बिल्कुल भी घिसना नहीं है, जस्ट स्क्वीज़ करना है, क्योंकि ये स्पंज है, ये फट सकता है। तो बिल्कुल भी कपड़े धोने जैसा धोने के लिए मत जाना, वो फट जाएगा। जस्ट स्क्वीज़ करना है। अब मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा जो सोप वाटर में क्लीनिंग हुआ है कि जब आप सोप वाटर में, यानी कि लिक्विड सोप में इसको क्लीनिंग करते हैं तो ये कितना अच्छी तरह से क्लीन होता है। इसमें एक्चुअली क्या रहता है कि ऑयल डालना पड़ता है स्पंज में, तो वो ऑयल जो है वो निकलना बहुत ज़रूरी है, पुराना ऑयल। क्यों डालते हैं? ताकि डस्ट जो है, जो भी मिट्टी आती है या जो भी डेब्रिज रहते हैं वो स्टिक होने चाहिए, यानी कि चिपकनी चाहिए स्पंज को। आप देख सकते हैं बहुत सारा काला पानी निकला है।
फ्रॉथ की वजह से आपको थोड़ा कम दिखा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कितना काला निकला है। आपको अगर ये स्पंज वाइट रहता था तो साफ़ होने के बाद काफ़ी आपको कलर चेंज दिखता था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली स्पंज भी काला ही है, तो इसके लिए मैंने सैम्पल वाटर आपको दिखा दिया। अब इसको सेकंड क्लीनिंग प्रोसेस से जाना है, यानी कि इसको नॉर्मल प्लेन वाटर से इसको वॉश करना है। अब इसमें भी यही तरीका है कि बस इसको स्क्वीज़ करना है। आप देख सकते हैं कितनी काली निकल रही है अभी भी। तो इसको सिर्फ स्क्वीज़ करना है, बिल्कुल भी कपड़े घिसने के जैसा घिसना नहीं है। जस्ट स्क्वीज़ करते रहो ताकि अच्छे से उसका जो सोपीनेस है वो निकल जाए। दोनों स्पंज को आपको धोना है। दोनों स्पंज में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों स्पंज का जो डेंसिटी है वो अलग अलग होता है। एक कोर्स रहता है और एक फाइन रहता है। कोर्स इसके लिए रहता है कि जो डेब्रीज़ है, बड़े डेब्रीज़ है, वो चिपक जाए। और ये स्पंज में आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको डिफरेंट समझेगा नहीं, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी के हैं। लेकिन कई बाइक्स में ऐसा होता है कि एक कोर्स रहता है और एक फाइन रहता है, यानी कि एक बड़े होल्स आपको दिखाई देंगे स्पंज में और एक छोटे होल्स वाले रहते हैं। काफ़ी सारे फ़र्क आते हैं स्पंज में भी। अब ये अच्छे से वॉश हो गया है, यानी कि ये काफ़ी क्लीन